हेलो नीटेरोस भाई, कैसे हैं आप सब। आज तो कुछ नई एनर्जी आई है, जोश आया कि नहीं आया। एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हाँ जी बताइए, कुछ है नया जोश लाए आज कि नहीं लाए नया चैप्टर पढ़ने के लिए। चलिए ये मान तो रहा हूँ भाई कि कुछ तो नया जोश आया भाई। नए नए टीचर से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो नया नया सीख भी रहे होंगे, है कि नहीं। कुछ नए स्टाइल्स में सीखने को मिल रहा है तो कुछ तो एक्साइटमेंट आई थिंक जनरेट हुआ ही होगा। कुछ तो एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन है बढ़ा ही होगा आप सब में, है ना। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बताओ भाई बताओ। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का। पढ़ाई करी, रिवाइज किया सब कि नहीं किया। और जो भी चीज़ें चल रही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चल ही रहा होगा, मेरे ख्याल से सब सही चल रहा होगा। भाई इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको सब मिले हैं तो सब बढ़िया ही पढ़ा रहे होंगे। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ सब चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चल रहे होंगे आप सभी लोग, है कि नहीं। भाई देखिए मेरा भी कहना यही है कि जो भी पढ़िए मन से पढ़िए और उसको तुरंत के तुरंत जो है क्लियर करके चलिए। डाउट क्रिएट करने से क्या फ़ायदा, फालतू में हमें फिर एक ना एक दिन वो क्लियर करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा, बाद में आपके पास बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। तो अभी जब चल रहा है तुरंत के तुरंत हाथों हाथ उसको क्लियर कर लो, है कि नहीं। तो बस यही है कि जो पढ़ो उसको मन से पढ़ो और रिवाइज करते चलो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस यही है कहना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करने के लिए बोला था, करके आए हो कि नहीं आए हो। हाँ नहीं आए हो, आए हो ना, थोड़ा बहुत करा है ना। आइडिया है ना पूरे चैप्टर का, लास्ट वाले सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का, है कि नहीं है। चलो ठीक है। तो फिर सब नई एनर्जी को अंदर से लाओ मस्त, है कि नहीं। एक चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया यार, और क्या 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए, ठीक है। 90 में से 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं तुम्हारे, ठीक। अब 2-3 और तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे करीब जो है 60-65 नंबर तैयार हो जाएंगे, ठीक। चलो फिर शुरू करते हैं आज का एक नया चैप्टर, नई एनर्जी के साथ, नए एंथुसियाज्म के साथ। क्या, सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, ठीक। चलो तो देखो बेसिकली सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्या समझते हो आप लोग। सबसे पहले कुछ रॉ आइडिया, कुछ रफ आइडिया जो भी आपके मन में आ रहा है उसको बोलो, क्या है कमेंट में बताओ क्या है। वॉट एवर जो भी कुछ आ रहा हो सेल साइकिल से रिलेटेड या सेल डिवीजन से रिलेटेड, वॉट एवर। आई डोंट वांट एनी डेफिनेशन, ठीक है। वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो बताओ कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है क्या कि कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स होंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। भाई साइकिल फ्लो चार्ट जैसा कुछ ऐसा लग रहा है कि जो है ये इसके बाद ऐसा हुआ, अब अच्छा ऐसा हो गया, अब उसके बाद ऐसा होगा, ये आगे बढ़ गया, फिर जो है वापस से पहले वाला स्टेप हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ तो चल ही रहा होगा। भाई साइकिल नाम से तो यही से चलता है दिमाग में, है कि नहीं। अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उसमें यही चलता है कि यार कुछ बस रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें, है कि नहीं। तो बस अब यहाँ पे क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे इतना तो आइडिया लग ही रहा है कि सेल के डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके कुछ सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स होंगे जिसकी वजह से वो डिवाइड कर रहा होगा, फिर वो आगे जा करके डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, यही सब आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ आइडिया आ रहा होगा सेल साइकिल के नाम से, ठीक है। तो चलो आज इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली, कैसे सेल डिवाइड करता है, कैसे अपनी प्रोजेनिस क्रिएट करता है, ठीक है। कैसे जो है डीएनए ट्रांसफर होता है, कौन कौन से फेजेस आते हैं, ठीक। सेल साइकिल ब्रॉडली कितने फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक। और कैसे जो है हैप्लॉइड सेल में कौन सा डिवीजन होता है, डिप्लॉइड में कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं, ये सब पूरा इस जो भी हमारा फेज है सेल डिवीजन सेल साइकिल का चैप्टर, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमको इस सब बारे में मिलेगी, ठीक है। चलो तो ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को हम लोग, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बताया जा रहा है बस उसको सुनते रहो, ध्यान से सुनोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ज़्यादा मन मत भटकाना इस लेक्चर को देखते हुए, ठीक। चलो तो देखो चलो देखो क्या होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है,
एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल अगर ना हो तो सभी लोग अपना सर्वाइवल भूल जाएं, कैसे सर्वाइव करें। ठीक है, क्या होता है कि जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं सेल साइकिल में, जो हम पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल जिन कह सकते हैं, जो सेल साइकिल को कंप्राइज करते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर सेल साइकिल किस बात की। वो जो दो फिनोमिना हैं वो है, एक तो हमारा क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, साथ ही सेल की ग्रोथ, ताकि वो अपनी प्रोजेनिस को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो क्या क्या दो फिनोमिना है सेल साइकिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेल ग्रोथ। ठीक है, तो देखो व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक ऐसा सीक्वेंशियल क्या है, पाथवे है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल, एक जो पेरेंटल सेल है वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है। क्या करता है? अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, और जो उसके सिंथेसिस है जीनोम में, जो चीजें उसको डुप्लीकेशन में लगेंगी, ठीक है, जीनोम के डुप्लीकेशन में लगेंगी जो चीजें, उसकी सिंथेसिस कराता है। साथ ही क्या, सेल ग्रोथ, यानी कि भाई सेल ग्रोथ जब तक नहीं होगी उसके जो मैट्रिक्स है, ऑर्गेनेलीज हैं, साथ ही उनकी ग्रोथ, उनका डिवीजन कराने के साथ साथ डिवाइड हो जाना इनटू टू प्रोजेनिस, क्या, इनटू टू डॉटर सेल। तो ये क्या है, देख लो, सीक्वेंशियल वे में चला आ रहा है, एक सीक्वेंशियल डिवीजन है ये। ठीक है, सीक्वेंशियल पैटर्न है जिसमें कि हम लोग डुप्लीकेशन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल देखते हैं। सेल में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके ऑर्गेनेलीज होते हैं, जीनोम होता है, न्यूक्लियर होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, ये सब होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, पीएम, सेल वॉल, ठीक, साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद डिवाइड हो जाना इनटू टू डॉटर सेल एंड डिवीजन ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स या कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और साथ ही अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसने सिंथेसाइज किए थे, रेप्लिकेट किए थे, जीनोम रेप्लिकेट किया था, उसको दो हिस्सों में बांट देना। ठीक है, या अपने जो भी जितने भी डॉटर प्रोजेनिस उसने क्रिएट किए उनमें बांट देना। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या, सेल साइकिल, एक सीक्वेंशियल डिवीजन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। भाई सेल साइकिल में बहुत सारे, अभी तुम आगे पढ़ोगे तो सेल साइकिल में तुम्हें वेरियस स्टेप्स पढ़ने को मिलेंगे। क्या पढ़ने को मिलेंगे? बहुत डिफरेंट फेजेस पढ़ने को मिलेंगे कि इस फेज में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा, एक एम फेज आएगा, उसमें डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो होता है। तो इन्हीं सब फेजेस में से किसी एक में ही, स्पेसिफिक वन, उसी में तुम्हारा क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरी साइकिल तक डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, सेल डिवाइड हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन पूरा चलो, नहीं, एक बार हो जाएगा उसके बाद ही सेल साइकिल शुरू होगा या सेल डिवीजन शुरू होगा। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इज अ मेजर ऑफ सेल ग्रोथ। ठीक है भाई, जब तक साइटोप्लाज्म नहीं इंक्रीज करेगा, उसके ऑर्गेनेलीज नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल हैं, सब जब तक नहीं डिवाइड करेंगे, सिंथेसाइज होंगे, तो कैसे वो अपनी डॉटर को जो बनेगी, उसको डॉटर सेल जो बनेगा उसको देगा, वो कहाँ से लाएगा? वो लाएगा तो अपने पेरेंट के ही पास से, है कि नहीं। ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल एक ऐसा फेज आता है जिसमें कि सेल आपको अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहा होता है। उसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन तो चल ही रहा है भाई, डीएनए देना है उसको एज अ कह सकते हैं दहेज। ठीक है, और क्या देना है उसको, एक घर बार देना है, उसकी फैमिली बसानी है। ठीक है, तो उसके लिए जो ज़रूरत का सामान है घर परिवार का, रोज़मर्रा का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, और क्या क्या देगा साथ ही में, जो भी वेरियस ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्गी, ईआर, वो सब जो है देना। ठीक है, रोजमर्रा की चीजें। तो ये क्या है, इसी को तो हम सेल ग्रोथ बोल रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एक अलग फिनोमेना हो गया, और जो बाकी चल रहा है, सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है देने के लिए डॉटर सेल को, वो क्या है, सेल ग्रोथ है, सेल की
जो है ग्रोथ हो रही है उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है ताकि वो उसको दे सके डॉटर सेल को, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सेल साइकिल के दौरान चलता रहता है कुछ डिफरेंट फेजेस के दौरान, ठीक है। ऑल द अबव प्रोसीजर्स आर इटसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। देख रहे हो, न्यूक्लियस का अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी रेप्लिकेट करते हैं और इवेंचुअली डिवाइड कर जाते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है? उस क्रोमैटिन मटेरियल, उस न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। वही इस डिवीजन एंड ऑल सबको कंट्रोल कर रहा है। मतलब जितना भी ये सब डिवीजन, सेल साइकिल, सब कुछ है, सब कुछ अंडर जेनेटिक कंट्रोल ही है। क्या है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ऑल द थिंग्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। तो यही था, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था सेल साइकिल का, जो कि था इस तरह से कुछ। द सेल साइकिल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई नो दैट, you know that. During the division of a cell, DNA replication and cell growth takes place, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो बताया, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ठीक है। All these processes, that is the cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. हमारा ये पूरा फोकस इसी पे है कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड वे में चलें ताकि जो जीनोम है वो जैसा हमारे में है वैसा डॉटर सेल में भी जाए, ठीक है। नहीं तो म्यूटेशन हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है कि नहीं? म्यूटेशन हो जाएंगे, सेल बेकार हो जाएगा, क्या फ़ायदा उसका? तो इसीलिए है कि सब बिल्कुल सावधानी से होके चले, मस्त चलेंगे सब लोग, है कि नहीं। तो ये था कोऑर्डिनेटेड वे में। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, देख रहे हो, ये देखो डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into daughter cell is termed as what? Cell cycle, ठीक है, ये बताया था अभी। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, होती रहती है, cytoplasmic increase होता रहता है, ठीक है। DNA synthesis occurs during one specific time, one specific stage, ठीक है। DNA replication एक ही specific stage में होगा, पर लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में अगर हम सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो रेगुलर होता रहता है, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। द इवेंट्स देमसेल्व्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। फिर वो डिवाइड होगा कैसे, अभी वो सब होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग एम फेजेस में, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था सेल साइकिल के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं कि सेल साइकिल के कुछ फेजेस जो हैं हमने डिवाइड कर रखे हैं कि इन स्टेजेस में हम लोग सेल साइकिल को पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ जान लेते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन सेल्स क्या, जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं सभी लगभग 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर जाते हैं। यानी कि उनका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितना है? लगभग 24 आवर्स का। कितना? 24 आवर्स का ह्यूमन सेल साइकिल का डिवीजन टाइम है, ड्यूरेशन है, ठीक है। वहीं ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, ये वेरी कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अब भाई बैक्टीरिया की बात करें या ईस्ट ले लो, उसमें 90 मिनट होता है, समझ रहे हो। तो 90 मिनट में अपनी एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी उसने क्रिएट कर दी। तो यही है कि हर ऑर्गेनिज्म के अपनी एडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका सेल डिवाइड करता है, ठीक है। और सेल साइकिल का मतलब क्या है? देखो कुछ इस तरह से कि मान लो ये एक सेल था, ठीक है, इसने डिवाइड किए, 2 सेल बन गए, ठीक है। अब ये अभी सेल साइकिल नहीं हुई पूरी। अब जब ये अपने दोनों, ये जो दोनों सेल्स हैं, ये और ये अपने 2-2 सेल्स बना लेंगे, तब जाकर के क्या होगा? एक सेल साइकिल कंप्लीट होगी। क्या होगी? एक सेल साइकिल कंप्लीट होगी, समझ रहे हो। एक पेरेंट सेल से अगले डॉटर बने, फिर वो पेरेंट की तरह एक्ट करके फिर वापस से उन्होंने डॉटर क्रिएट किए, तब जाकर के क्या होगी? ये पूरी एक सेल साइकिल, समझे ना। ये होती है एक्चुअल सेल साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं कैसे ये डॉटर प्रोजेनीज क्रिएट होते हैं, ठीक है।
उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ फेजेस जिनमें हमने सेल साइकिल को अपनी डिवाइड किया है, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमने सेल साइकिल को मोटे मोटे 2 फेजेस में डिवाइड किया है। किन किन 2 फेजेस में डिवाइड किया है? वो 2 फेजेस हैं हमारे, एक सबसे पहला इंटरफेज, दूसरा कौन सा है? एम फेज, ठीक है। एम यहां पर क्या होगा? माइटोसिस या फिर मियोसिस फेज, ठीक है। तो देखो हमने अपनी पूरी सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? इंटरफेज एंड एम फेज, मियोसिस या फिर माइटोटिक फेज, ये आगे पता चलेंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर में मियोसिस और माइटोटिक पे ही कंसर्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रिपरेटरी फेज है। क्या है? प्रिपरेटरी फेज, समझ रहे हो? जैसे कि समझ लो किसी एग्जांपल से, जैसे एक शादी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब किसी के घर में किसी की शादी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि 2-4 महीने पहले से क्या होता है कि प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं, है ना, कि भाई ये सब ज़रूरत पड़ सकता है, कपड़े वपड़े और सामान बाकी जितनी सारी रस्में होती हैं उन सब का चीज़ें जितनी जो भी ज़रूरत पड़ती हैं वो सब लाना शुरू कर देते हैं। सारी बुकिंग्स ओपन करना शुरू कर देते हैं कि जो है वो गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं, वो होटल बुक कर लेते हैं, सभी रिलेटिव्स को जो है इनविटेशन पहुंचाना होता है, ठीक है, उसके लिए कार्ड्स वगैरह प्रिंट कराने होते हैं, ठीक है, उसके लिए और मुहूर्त निकलवाना पड़ता है, और क्या कह सकते हैं कि पंडित जो होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या प्रिपरेटरी फेज है ना। फिर एक जब शादी का टाइम आ जाएगा तब क्या होगा कि जो है तुम्हारा सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, उस जो चीज़ हमने अभी तक प्रिपेयर करके रखी है वो सभी चीज़ें यूटिलाइज होंगी उस समय, है कि नहीं। फिर जाकर के वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा सेल साइकिल है, समझ रहे हो, जो सेल साइकिल है उसको सेल को डिवाइड करने के लिए पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ताकि हमें जब डिवीजन कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत ना आए, सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हों और हमें कोई दिक्कत ना आए, ताकि जो एप्लीकेशन है डीएनए वगैरह एंड ऑल सबका या डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल है वो आसानी से हो सके, ठीक है। उस समय ये ना फिर हो कि जो है यार ये तो हम लाना ही भूल गए, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि हमें कुछ एक ऐसा फेज बनाना पड़ा जिसमें हम केवल प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए हमने बनाया इंटरफेस, ठीक है। और लगभग 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल जो होती है वो क्या होती है? प्रिपरेशन फेज। क्या होती है? प्रिपरेशन फेज, दैट इज इंटरफेज। भाई उसी से देख लो ना, भाई शादी तो एक दिन की होती है ना, 4-5 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, देख रहे हो। तो इसी तरह से जो तैयारी का जो फेज है वो लगभग 95% है सेल साइकिल ड्यूरेशन का, और जो एक्चुअल डिवीजन है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे एम फेज में, वो केवल 5% कंस्टिट्यूट करता है पूरे सेल साइकिल ड्यूरेशन का, समझ रहे हो। तो 5% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन इज अबाउट एम फेज, ठीक है। तो अगर जब हमने अभी जो 2 एग्जाम्पल बताए थे उसमें से जो आपका ये है ह्यूमन सेल है, इसमें से 24 घंटे लगभग सेल ड्यूरेशन है सेल साइकिल ड्यूरेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 24 में से 23 घंटे और 1 घंटा, तो पता है कि 23 घंटे का इंटरफेज होता है केवल। क्या होता है? इंटरफेज। वहीं 1 घंटे का क्या होता है? 1 घंटे का जो एक्चुअल सेल डिवीजन है या एम फेज है वो होता है, समझे, ठीक है, एम फेज। वो देख रहे हो 23 घंटे तो खाली प्रिपरेशन में जा रहे हैं, जो एक्चुअल डिवीजन है वो तो मात्र 1 घंटे में हो जा रहा है। देख रहे हो कितना जो है सीक्वेंशियल मैनर में हर चीज चल रही है। हमें भाई किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी जब हम एक्चुअल डिवाइड करने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ 2 फेजेस मोटे मोटे हमने बताए, ठीक है। तो क्या होता है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, ठीक है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स। However, this duration of cell can vary from organism to organism and also from cell type to cell type, ठीक।
यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट। पूछ सकता है ये, तो याद रखिए कि यीस्ट सेल का जो सेल डिवीजन का साइकिल है, ड्यूरेशन है, वो कितना है 90 मिनट्स। ठीक है, अबाउट 90 मिनट्स। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, एम यहां पर माइटोसिस लिखा हुआ है, पर लेकिन वो माइटोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिवीजन। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं अपने इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में हम लोग क्या जानेंगे? इंटरफेस में भी कई सारे सब फेजेस हैं जो कि हमें जानने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये। ठीक है, इसमें जानेंगे कि कैसे सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। ठीक, चलो तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है इंटरफेस। इंटरफेस इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। जो दो एम फेजेस हैं, उन दो एम फेजेस के बीच का जो इंटरवल है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, एक एम फेज हुआ, उसके बाद अगला एम फेज आने से पहले जो भी पूरा टाइम ड्यूरेशन है सेल्स का, सेल साइकिल का, वो क्या होगा? वो होगा हमारा इंटरफेज। ठीक है, इसको हम लोग रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर रेस्टिंग हम फेज बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज। कुछ लोग अब यहां पर क्या समझ रहे होंगे? रेस्टिंग फेज यानी कि सेल आराम कर रहा है, मस्त है, बढ़िया आराम से सो हो रहा होगा, है कि नहीं? नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर रेस्टिंग फेज से मतलब ये है कि सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या कह सकते हैं कि अभी सेल मेटाबॉलिक अपने क्षेत्र के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए एक्टिव है, पर अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? अभी खाली प्रिपेयर कर रहा है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा। ये मत समझ लेना कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा वो। ठीक है, सेल इज टोटली मेटाबॉलिक एक्टिव, प्रॉपरली मेटाबॉलिक एक्टिव इन द रेस्टिंग फेज, दैट इज इंटरफेज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो मेन फीचर्स, सेल ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जो हमने आपको वो बताए स्टार्टिंग में, जो दो फिनोमेना बताए सेल साइकिल के, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना थे, वो किसमें होते हैं? इंटरफेज में ही होते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर सेल डिवाइड ही कर जाएगा आगे एम फेज में। ठीक है ना, उसमें कुछ खास ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं कि इंटरफेस किन किन फेजेस में हमने पढ़ना है। हमने पढ़ना है उसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 क्या है, S क्या है, G2 क्या है? कुछ नहीं। G1 इज, ये क्या है? देखो G1 फेज क्या हो जाएगा हमारा? G1 ग्रोथ 1 फेज, S फेज क्या हो जाएगा? सिंथेसिस फेज, G2 मतलब ग्रोथ 2 फेज, है ना? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब दो एम फेज, यानी कि अगर हम बात करें कुछ, तो एक एम फेज यहां लगा दो और एक एम फेज यहां लगा दो। ठीक है, तो एक एम फेज ये हो गया, एक एम फेज ये हो गया, बीच में क्या आ रहा है? इंटरफेज। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि ये जो G1 फेज है हमारा, G1 फेज, ये किन किन के बीच में आ रहा है? स्पेसिफिकली G1 एक M के बीच में आ रहा है और एक S के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कुछ और नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं G1 फेज को? और क्या नाम दे सकते हैं? बताओ 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 बताओ, बताइए बताइए। इसको हम लोग कुछ इस तरह से नाम दे सकते हैं, क्या बताओ? देखो G1 से पहले क्या है? M फेज, यानी कि प्री माइटोटिक फेज अगर हम बोले तो, अगर हम माइटोसिस को ही कंसीडर कर रहे हैं, अभी मियोसिस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम M को यहाँ पे माइटोसिस मान लें, तो हम लोग अगर इस G1 फेज को प्री माइटोटिक फेज बोलें तो कैसा रहेगा? सही रहेगा कि नहीं रह जाएगा? अजी बताइए बताइए। नहीं सही रहेगा ना? नहीं सही रहेगा यार, क्यों क्यों? बताइए। नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे क्या? बता दीजिए। सर नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं होगा। देखिए हम बताते हैं, फिर से बताते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा ना? देखो अब क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। देखो देखो देखो, इधर देखो,
देखो इधर देखो, फिर से देखो, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो क्या होता है कि अगर हम इंटरफेज, अभी हमने क्या बताया कि फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, ठीक है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, ठीक है। तो अगर ये पूरा इंटरफेज हम कंसीडर कर लें, ठीक है, और यहां पर एक एम फेज रख दें, कुछ इस तरह से एक एम फेज यहां पे रख दिया, ठीक है, और एक एम फेज यहां पे रख दिया, ये हमारी हो गई क्या, सेल साइकिल, ठीक है। तो अगर हम कुछ बोलना चाहें कि अगर जो G1 फेज है हमारा, ये क्या आ रहा है, M फेज के बाद आ रहा है, ठीक है, पर S फेज के पहले आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ रहे हो। तो जो गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, M फेज के बाद है और S फेज के पहले है। तो इसको अगर हम कुछ इस तरह से बोलें, क्या, पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक फेज, क्या सही बोल रहे हैं हम, पोस्ट माइटोटिक क्योंकि एम फेज के बाद आ रहा है, और प्री सिंथेटिक यानी कि एस फेज के पहले आ रहा है। तो क्या हम सही बोल रहे हैं कि G1 या ग्रोथ 1 फेज जो है हमारा, गैप 1 फेज पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक फेज है, सही है, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो अब जानते हैं ग्रोथ 1 फेज के बारे में। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस मतलब एम फेज, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम आगे बताएंगे इसको किसमें, एस फेज में, ठीक है। तो जो हमारा हम बात कर रहे थे, जो डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, कौन सी स्टेज में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है, कैसे होता है अभी बताएंगे उसमें। तो देखो G1 फेज इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पूरी तरह से, वो एंजाइम्स का सिंथेसिस कराता है, एमआरएनए का सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, अपनी खुद की एक्टिविटीज करा रहा होता है, पर डिवाइड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। साथ ही इसमें सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, ठीक है, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं G1 फेज के, ठीक है। ये सब तो हो ही रहे होते हैं, इनके साथ नो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, और क्या क्या होता है, अमाइनो एसिड्स डुप्लीकेशन या कह सकते हैं सिंथेसिस, ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। प्रोटीन बनने तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स तो बने ही होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं इसमें, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, और क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, अभी बताएंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्रोसेसेस G1 फेज में हमने पढ़ने, जो कि ग्रोथ 1 फेज में हमें देखने को मिलते हैं। पर क्या नहीं मिलता यहाँ पे, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। अगर हमारे पास इनिशियली जो हमारा डिप्लॉयड सेल है उसमें 2C डीएनए अगर हम मान लें, 2C एक नोटेशन दे रहे हैं हम लोग, 2C डीएनए मान लें, तो आफ्टर G1 फेज भी क्या होगा, सेल के पास कितना होगा डीएनए, 2C ही रहेगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन तो अगले वाले फेज में होगा ना, तो डीएनए का अमाउंट यहां पर G1 फेज में जितना इनिशियल था सेल में उतना ही रहेगा, ठीक। तो ये था हमारा G1 फेज। अब बात करते हैं एस फेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फेज, मोस्ट क्रूशियल फेज। क्यों भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसकी सिंथेसिस हो रही है। भाई एक चीज ध्यान दी, यहां पर हमारे क्या बने, न्यूक्लियोटाइड बने, यहां पर एटीपी बना, ठीक है, साथ ही अमाइनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स बने, कुछ एमआरएनए एंड एंजाइम्स का सिंथेसिस हुआ। वही सबका यूटिलाइजेशन अब अगले फेज में होगा, किस लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। आया समझ में कि एस फेज में ही क्यों हो रहा है डीएनए, क्योंकि भाई उसके लिए तैयारी भी तो चाहिए, हमें एंजाइम्स चाहिए, एटीपी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तब तक कैसे हो पाएगा जब तक ये नहीं मिलेंगे। तो
इसको सिंथेसिस करने के लिए हमने एक फेज पहले ही वो सारी तैयारियां कर ली, अब जाके हम एस फेज में सिंथेसिस कराएंगे किसका, डीएनए का, उसको रेप्लिकेट कराएंगे। तो इससे अब हमें क्या पता चलेगा, G1 फेज में डीएनए का अमाउंट 2C था, एस फेज में सेल एंटर किया, ठीक है, अमाउंट कितना है, अभी भी 2C है। आफ्टर द एंड ऑफ एस फेज अमाउंट कितना हो जाएगा डीएनए का, यस 4C, क्योंकि इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर गया। क्या कर गया, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, समझ रहे हो, डीएनए 2C से 4C हो गया। आफ्टर एस फेज डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, आया समझ में, ठीक। और साथ साथ इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स बताए थे, क्रोमैटिन मटेरियल में होते हैं ना, पिछले चैप्टर में बताया था क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या चीजें होती हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स। तो वो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, सेल डिवीजन के किस फेज में, एस फेज में बनते हैं। ठीक है, साथ ही न्यूक्लियोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कराता है, न्यूक्लियोसोम कराता है कि नहीं कराता है, तो वो कहाँ बनता है, न्यूक्लियोसोम्स का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में ही तो होता है भैया। साथ में एक और फिनोमेना भी होता है, मोस्ट क्रूशियल फिनोमेना इन एन एनिमल सेल। ठीक है, क्या होता है, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, हमें पता चल गया भाई, अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, बढ़िया है, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन चल रहा होता है साथ में, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। किस फेज में, एस फेज की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। एस फेज में एनिमल सेल में डुप्लीकेशन तो चल ही रहा होता है डीएनए का, साथ में ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन चल रहा होता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। भाई प्रिपरेटरी फेज है ना ये, एस फेज भी एक इंटरफेज का ही पार्ट है कि नहीं, तो ये क्या है, वहां पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन चल रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ताकि जब सेल डिवाइड करेंगे, क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, तो उनको बढ़िया डिवीजन में मदद करेगा, है कि नहीं। तो ये केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता ही नहीं है। याद है कि नहीं याद है सब, कि सब क्लियर है पीछे वाला, सर आप बताते तो जा रहे हैं, हमें बस सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भैया समझो कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए तो एनिमल सेल में ही केवल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है, ठीक, याद रहेगी बात कि नहीं बात, भाई बताइए भाई। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट लाइन, हमने पढ़ा कि जो एस फेज है यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में क्रोमोसोम पढ़ा था, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, इसमें हमारा इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में के हर सेल में होते हैं। अब जब वो एस फेज में जाएगा वो सेल, तब वो सेल क्या करता है, कुछ इस तरह से एक और क्रोमेटिड बना लेता है आफ्टर एस फेज, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, अब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया इस फेज में। अब क्या होगा, 46 के 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, यानी कि प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, पर क्रोमोसोम में डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, वन ही क्रोमोसोम है, पर विद डबल डीएनए कंटेंट। क्या है इसमें, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। समझ रहे हो, प्लॉइडी अभी भी चेंज नहीं हुई, क्रोमोसोम्स का नंबर अभी भी 46 है, पर जो उसने अपनी एक क्रोमेटिड ने अपनी एक रेप्लिका बना ली, क्योंकि एस फेज हो गया। ठीक है, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, डबल अमाउंट हो गया डीएनए का, तो क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे, क्रोमेटिड हो जाएंगे 92। समझ रहे हो, 92 क्रोमेटिड हो जाएंगे। नो प्लॉइडी चेंज अकर्स ड्यूरिंग G1 और एस फेज, पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है, पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, जिसकी वजह से क्रोमेटिड का नंबर भी डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, एक क्रोमेटिड ये होता है, एक क्रोमेटिड ये होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो गए। समझ रहे हो, पर लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर G1 और एस फेज दोनों में ही क्या है, सेम है, नो प्लॉइडी चेंज।
क्रोमोसोम्स का नंबर G1 और S फेज दोनों में ही सेम है, बस S फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा G1 और S फेज के बारे में हमने बात करी। ठीक, अब बात करते हैं G2 फेज के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले G2 फेज, यहां पे ये रहा G2 फेज के बारे में। देखो ये S फेज के बाद में आ रहा है, और M फेज से जस्ट पहले वाला फेज क्या है, G2 फेज है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कुछ इस तरह से बोलें कि क्या, अब तुम ही लोग बताओगे, पोस्ट सिंथेसिस और प्री माइटोटिक फेज। क्या गलत है बोलना ये हमारा? अब गलत भी होगा तो सर आप चेंज थोड़ी कर दोगे, तो हम सही बोल देते हैं, सही है सर। नहीं भैया, बताया ना, G2 फेज S फेज के बाद में आ रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, पोस्ट सिंथेसिस, पर M फेज के पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्री माइटोटिक फेज। है कि नहीं? सिंपल सा क्लियर फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक, तो ये हो गया हमारा G2 फेज से कुछ अदर नाम जिसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि बोल सकता है ना कि प्री माइटोटिक फेज में ऐसा होता है, पोस्ट माइटोटिक फेज में ऐसा होता है, या सिंथेसिस फेज लगा के बोल दे, तो इसलिए मैंने ये नाम बताने जरूरी समझे। ठीक है, तो देखो इस फेज में क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलीज सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए। ये इसमें डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इसमें ये डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड वगैरह का जो फॉर्मेशन चल रहा था वो इसमें भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, साथ में ये सेल ग्रोथ हो रही है। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी डुप्लीकेट कर रहा है। प्रोटीन की जो सिंथेसिस चल रही। स्पेशल एक मेंशन रहेगा, प्रोटीन कौन सा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यस, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस G2 फेज में होती है। कौन से फेज में, G2 फेज में होती है। कौन से फेज में होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस, G2 फेज में होती है। ठीक है, साथ ही यहां पर जो अमाउंट रहेगा डीएनए का कितना रहेगा भाई, पोस्ट सिंथेसिस फेज है, यानी कि G2 फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल्ड हो जाएगा, समझे ना, डबल अमाउंट हो जाएगा डीएनए का। यहां पर कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा सेल में, 4C, कितना, 4C। ठीक है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्टिल 46। भाई अभी हमने बात ही नहीं करी प्लॉइडी की, प्लॉइडी चेंजमेंट की अभी हमने बात ही नहीं करी, समझ रहे हो। स्टिल आर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड गॉट डबल्ड। ठीक है भाई, एक क्रोमेटिड सबने अपने सारे क्रोमोसोम में बना ली ना, तो क्रोमेटिड्स का नंबर डबल हो गया, यानी कि 92 हो गया, पर क्रोमोसोम इतने ही हैं, कितने, 46, जितने हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा G2 फेज के बारे में, यानी कि ग्रोथ 2 फेज या गैप 2 फेज। ठीक, तो देखो क्या होता है कि the interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication. ठीक है, in an orderly manner the interphase is divided into 3 further phases. Those are G1 phase, S phase and G2 phase. ठीक, G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. बताया अभी हमने, G1 phase of the cell is metabolically active. सेल अपने नॉर्मल फंक्शन सारे परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, and continuous grows but does not replicates its DNA. ठीक है, हाँ जी बताइए। अब क्या है, S phase में marks the period during which DNA synthesis और replication takes place. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। During this time the amount of DNA per cell gets double. किस फेज में, S फेज में amount of DNA gets double. ठीक है,
इफ द इनिशियल अमाउंट इन ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा, वही 4C। ठीक। However, there is no increase in the number of chromosome, मतलब प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। ठीक। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, एस फेज के बाद भी वो 2n ही रहेंगे। क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे। ठीक। In animal phase, during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized in the preparation for the mitosis. Protein synthesis, ribosome and all सब synthesis चलता रहता है। Ribosome synthesis G1 में भी होता है, G2 में भी होता है। ठीक। While the cell growth continues. ठीक। तो ये हमारा कुछ जनरल था इंटरफेस के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरफेस था G1S एंड G2 के बारे में हमने जाना। ठीक। अब जान लेते हैं कुछ M फेज के बारे में। अगला जो हमारा जो माइनर पोर्शन था सेल साइकिल का, वो था हमारा क्या, M फेज। ठीक है। तो देखो M फेज क्या होता है, तो अब जो है जो एक्चुअल जो सेल डिवीजन हम देखते हैं, जो सुनते हैं कि अब सेल डिवाइड किए, देखते पिक्चोरल फॉर्म में देखते हैं ना कि सेल डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो वो किस फेज में होता है, इस 5% M फेज में होता है। ठीक है। क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज जो होता है हमारा, वो होता है M फेज। ठीक है। ओनली 5% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन, सेल साइकिल ड्यूरेशन का केवल 5% टाइम ये कंज्यूम कराता है। ठीक। इट रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेज। भाई जैसे उधर इंटरफेज में था कि फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेजेस, इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेजेस, है कि नहीं। इट स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस, एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है। वहीं साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बताओ 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 बताओगे, सेल जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन। ठीक है। तो M फेज स्टार्ट कैसे होगा, कैरियोकाइनेसिस से, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ। खत्म कैसे होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म सबसे लास्ट में डिवाइड करता है और फिर सेल टोटली डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, अपनी प्रोजेनी डॉटर सेल्स में। ठीक। तो ये था हमारा कुछ M फेज, छोटा सा है इसको, पर लेकिन छोटा सा जरूर है, पर जो एक्चुअल काम हो रहे हैं ना प्रिपरेशन के बाद वाले, जो मेन समझ रहे हो, शादी का दिन जो होता है, वो M फेज से कह सकते हैं। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। तो यही था कि M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और मेयोटिक या माइटोटिक डिवीजन अकर्स, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेजेस। ठीक है। It is significant to note that in 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, the cell division proper lasts for about only an hour. अभी बताया। ठीक है। The interphase lasts more than 95% duration of the cell cycle. समझ रहे हो, तैयारियों में बहुत टाइम लगता है यार, आसान नहीं होता तैयारी। भाई तुम्हें पढ़ाने आते ना, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, लेक्चर बनाओ, उसके बाद पढ़ो कि क्या क्या बताना है, बहुत तैयारी लगती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। उसी तरह से सेल साइकिल में है कि भाई डिवीजन करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, सबसे पहले साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे, है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स। तो वही है कि द M फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एंड usually ends with the division of the cytoplasm, that is cytokinesis. ठीक। तो ये था हमारा ब्रीफ अबाउट M फेज के बारे में। ठीक है। अब एक स्पेशल फेज होता है, कभी तुमने सुना है कि न्यूरॉन्स को डिवीजन के बारे में, कभी जो है स्पेशल कहीं पे भी कहीं कुछ आइडिया हो कि न्यूरॉन्स कभी डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, एनी आइडिया, सजेशन कुछ ऐसा हो तो बताओ। है नहीं है। देखो क्या होते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, CNS में होते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक है। न्यूरॉन्स न्यूरल सेल्स जो होते हैं जिनको बोले। ठीक है। उसी तरह से हार्ट की जो सेल्स होते हैं ये भी कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक। तो ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते भाई, सभी को हक है यार, तुम भी डिवाइड करो, तुम भी करो, तुम भी करो,
और लेकिन इनमें क्या है, इनको क्या अकड़ है इनके अंदर स्पेशल जो ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं? बताएगा कोई? अकड़ नहीं है भाई, ये थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ज हो गए, समझ रहे हो, घूम गए अपनी जगह से। अपना जो सेल साइकिल चल रही थी, जो हमारा पाथ था साइकिल चलाने वाला, बाइसाइकिल चलाने वाला, उसको छोड़ के ये थोड़ा अलग पाथ पे चले गए। वो अलग पाथ क्या है हमारा? वो है हमारा G0 फेज के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज है ये। क्या होता है इस फेज में कि ऑल दो सेल्स who do not divide but remains metabolically active। हार्ट सेल एक्टिव नहीं है क्या? एक्टिव है, हार्ट हमारा काम कर रहा है मस्त, न्यूरॉन्स एक्टिव हैं पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। वाई? क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बट दे डू नॉट डिवाइड बिकॉज they enter into an inactive stage in terms of cell division। सेल डिवीजन के टर्म्स में एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्विसेंट स्टेज, यानी कि G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या बोल रहे हैं? G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल या फिर क्विसेंट स्टेज। ठीक, तो ये था हमारा G0 फेज के इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि सेल इन दिस फेज do not divide until they are called on to do so। जब तक इनको बोला नहीं जाएगा, इस फेज में क्या होता है कि सेल इन दिस फेज do not divide until they are called on to do so। जब तक इनको बोला नहीं जाएगा भैया तुम डिवाइड करो डिवाइड करो, तब तक ये नहीं करने वाले, अपने मन से नहीं है। घूम गए तो घूम गए, अब वापस नहीं आते ये, समझ रहे हो, जब तक इनके अंदर चुल ना मचाई जाए। ठीक है, तो तब तक ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये था हमारा G0 फेज। ठीक है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट डिवीजन, एग्जांपल हार्ट सेल्स। ठीक है, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। तुमने सुना होगा प्लांट सेल्स में, है ना, प्राइमरी मेरिस्टम से फिर सेकेंडरी मेरिस्टम्स बनते हैं। तो वो कब बनते हैं? आप पहले उनकी एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर वो डी डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो री डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो वो उनकी बात कर रहा है ये कि कुछ ओकेजनली डिवाइड कर जाते हैं कभी कभी, एज द नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और द सेल डेथ। तो उस केस में क्या होता है? दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट द G1 फेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? फर्दर एग्जिट द G1 स्टेज। एग्जिट क्या? सेल साइकिल से बाहर नहीं जाते ये, ना ना ना, G1 फेज से बाहर चले जाते हैं, प्रिपेयर ही नहीं करते अपने आप को सेल साइकिल के लिए, समझ रहे हो। सेल साइकिल से तो बाहर जाएंगे ही नहीं, कोई सेल नहीं जाते सेल साइकिल से बाहर, पर ये तैयारी ही नहीं करते सेल साइकिल, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो यहां ये लिखा फर्दर एग्जिट G1 फेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। उन्होंने यही पूछा था कि जो सेल G0 फेज में चले जाते हैं वो क्या सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं? तो ये चीज गलत है, नहीं, वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर देते हैं, कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए रोक देते हैं, पर G1 फेज को छोड़ देते हैं, G1 फेज में एग्जिट कर जाते हैं, G1 फेज से एग्जिट करते हैं, ना कि सेल साइकिल से। सेल साइकिल से कोई सेल एग्जिट नहीं करता, G1 फेज से एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने वही लिखा था कि क्या वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं? तो नो, वो G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं। सेल साइकिल सस्पेंडेड रहती है। ठीक है, क्या रहती है? सेल साइकिल इज सस्पेंडेड। ठीक है, सेल साइकिल सस्पेंडेड हो जाती है क्विसेंट स्टेज में, और सेल एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसीलिए इतना फोकस करके बताना पड़ा यार।
Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. Metabolically active है, अपना normal function कर रहे हैं पर divide नहीं करेंगे, बस ये है quiescent stage. ठीक है, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट फेज है, छोटा ही सा पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार. अब देखो, अब तुम्हें यहां से और अच्छा समझ में आएगा डायग्राम से. क्या ये G1 फेज देख रहे हो, इतना तो पूरा ये क्या है ब्लू वाला, जितना ये पूरी ब्लू वाली जो पोर्शन है ये कितना, ये क्या है, ये पूरा क्या है हमारा इंटरफेज. ब्लू वाला पोर्शन ये क्या है, इंटरफेज. ठीक है, वहीं अब इंटरफेस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, G1, S, G2. ठीक, उसमें भी देख रहे हो कुछ आइडिया लग रहा है, G1 ये S ये G2. G1 उसमें भी देख रहे हो इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है कि नहीं, दिख रहा है पोर्शन के हिसाब से, इमेज में ही दिख रहा है यार. G1 इंटरफेस का भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. क्या है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज. क्या है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज. इससे क्या एक आइडिया लग रहा है, जिन सेल्स में सेल साइकिल ज्यादा देर तक चलती है उनमें क्या है, G1 फेज सबसे ज्यादा लॉन्ग है. जिनमें कम देर के लिए चलती है उनमें क्या है, इंटरफेज में जो G1 फेज है उनमें भी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का होगा, पर लेकिन उसका ओवरऑल जो इंटरफेस का ड्यूरेशन है उसमें भी G1 का कम है रिस्पेक्टिवली उस सेल से जिसमें सेल ड्यूरेशन डिवीजन का जो है रेट, जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है. ठीक है, ओवरऑल एक जो सेल है जिसमें ड्यूरेशन कम लग रही है डिवीजन में, उसमें भी G1 उसके इंटरफेस में बड़ा ही होगा सबसे. पर लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक ऐसे सेल में जिसमें डिवीजन में ज्यादा टाइम लग रहा है, उसका जो G1 में टाइम लग रहा है, G1 फेज में टाइम लग रहा है वो ज्यादा होगा अपने छोटे जो ऐसा सेल जिसमें कम टाइम लग रहा है. ठीक है, आपस में अगर हम G1 कंपेयर कर रहे हैं तो कम ज्यादा होगा, पर लेकिन उनके रेस्पेक्टिव इंटरफेजेस में S और G2 से दोनों ही से ही ज्यादा होगा G1 दोनों का. ठीक है, तो ये था हमारा सेल साइकिल. और ये इतना सा क्या है, 5% ड्यूरेशन वाला हमारा क्या 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 एम फेज. देख लो शुरू कहां से हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन से, यहां से कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, और ये एंड कहां हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में. ठीक, आया समझ में. तो ये था हमारा एम फेज. अब हमने बताया था G0 फेज के बारे में, जो सेल डिवाइड नहीं करते कहां चले जाते हैं, G0 फेज में. यानी कि वो यहां से, उनको यहां पे होना चाहिए था नॉर्मल सेल के ऊपर, लेकिन वो यहां से निकल के वापस G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं और कहां एंटर कर जाते हैं, अपने G0 फेज में. ठीक है, तो वो डिवाइड अब नहीं करेंगे. ठीक है ना, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें और हैं कि जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसको यहां पर एक गेट बना होता है. ठीक है, एक गेट बना होता है कुछ इस तरह से, एक ये गेट है और एक ये गेट है. ठीक है ना, जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो उसको इन 2 गेट को खोल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो ये क्या है, 2 चेक पॉइंट हैं. चेक पॉइंट हैं, ये है मेजर चेक पॉइंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं G1 to S CDC काइनेज. ठीक है, चेक पॉइंट मेजर चेक पॉइंट है. मोस्ट ऑफ द सेल्स अगर इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर गए तो वो डिवाइड करते हैं, पर उनको फिर से एक चेक पॉइंट में गुजरना पड़ता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइनर चेक पॉइंट. ठीक है, ये बिटवीन होता है G2 एंड M फेज के बीच में. किसके में, G2 एंड M फेज के बीच में होता है माइनर चेक पॉइंट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल जो G1 को, जो चेक पॉइंट 1 को क्रॉस करते हैं वो कर जाते हैं माइनर चेक पॉइंट को क्रॉस, पर लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होता है जिनमें नहीं करते. ठीक, वहीं जो हम G0 फेज की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, वो G1 फेज और G1S जो चेक पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं कर पाते और क्या करते हैं, वो
जीवन से बाहर निकल के G0 में एंटर कर जाते हैं, वहां पर बढ़िया अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक्सेप्ट डिवीजन। आया समझ में G0 का कॉन्सेप्ट कि नहीं? इतना सिंपल वे में बताया है, ठीक है। इसको एक बार अगर ना समझ में आया हो तो वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक। और जो है ज़्यादा टफ नहीं है यार, बहुत बेसिक चल रहा है अभी तो। अभी एम फेज जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तब और थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या क्या चल रहा है। कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। कूल एंड काम रहना है और बस सुनते रहना है। एक बार जब रिवाइज करोगे बिल्कुल क्लियर, मक्खन सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये था कुछ ओवरव्यू, और एक ये फोटो हमने एक्स्ट्रा लगाई है, इसमें देख लो सब लिखा हुआ है। जीवन में क्या होता है? सेल्यूलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। ये पूरा क्या है? ये ब्लू वाला पोर्शन इंटरफेस का ही है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक का, ठीक। एस फेज में क्या होता है? ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल क्रोमेटेड थे, यहाँ पे डबल डबल क्रोमेटेड हो गए, ठीक है ना। कितना बढ़िया फोटो है यार, देख रहे हो, सिंगल क्रोमेटेड, यहाँ पे डबल क्रोमेटेड हो गए। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट हो गया पर क्रोमोसोम सेम रहे एस फेज के बाद, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे भी देखो क्रोमेटिड डबल हो गए हैं पर लेकिन जो है क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है। द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर, ठीक है, मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स। माइनर चेक पॉइंट वही सेल क्रॉस करेंगे जिनमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट या रेप्लिकेशन में डिफेक्ट नहीं आया होगा, ठीक है। आ गया होगा तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी, है कि नहीं। फिर उसके बाद अपना आ जाता है एम फेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक। वहीं कुछ सेल जो क्या होते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, जीवन फेज की बात करें, जीवन में आगे नहीं, वहां पे ये इस गेटवे को क्रॉस नहीं कर पाए, वो क्या कर जाते हैं? साइकिल्स अरेस्ट हो जाती है उनकी, वो उनकी क्या होती है? वो G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है, डीएनए का अमाउंट सेम रहता है और मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव रहता है, ठीक। तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि हमने इंटरफेस के बारे में बेसिकली इसमें फोकस कर रखा अपना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एम फेज के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए क्या सर आपने आज बिल्कुल शॉक कर दिया, अचानक से बता दिया, है कि नहीं। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और इस बार तो भाई ध्यान से, मतलब कितनी क्या बोलूं कि रिवाइज करके आना ही आना है, मस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन है यार, इस बार तो रिवाइज करके आने की। ये वाला लेक्चर समझ रहे हो? अगर रिवाइज नहीं करके आए ना यार तो आगे का जो एम फेज जो सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है इस चैप्टर के, ठीक है, वो उड़ जाएंगे यार। क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से बन सकता है, जहाँ पे हमने बताया क्वेश्चन बनने वाली चांसेस हैं वहाँ पे बताया, पर लेकिन जो मोस्ट चांसेस और ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के वो अगले वाले सेगमेंट के हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर 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 से रिवाइज करके आना ये वाला लेक्चर, और अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज करना, ठीक। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एक बार फिर से काम कूल वे में देखना और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन हमने बताए, सारे पॉइंट्स वाइज बताए हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।